मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का पार्ट और हमने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले एक और सिंपल चैप्टर जो बहुत इजी है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम जेनेटिक है जब आपके क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। नाम है इस चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम आपको सारी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन है, वो भी आपके साथ सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलो बने रहिए और चलते हैं, पढ़िए। ओके, सबसे पहले आपने 3 वर्ड सुने होंगे, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। अक्सर बच्चे सबसे पहले जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इन 3 वर्ड्स में हो जाते हैं कि सर बात तो एक ही है ना, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है। तीनों तो सेम ही तो लगते हैं वर्ड पढ़ने में, बिल्कुल पढ़ने में सेम लगते हैं, पर तीनों के मीनिंग्स कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं जिससे तीनों वर्ड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस आर अ सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल। एनी स्पेसिफिक रूल्स से कोई भी सीरीज यदि सीक्वेंस डिफाइंड है तो उसको हम, कोई भी नंबर का जो पैटर्न है वो डिफाइंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब आप कहोगे सर यही तो एपी है, बिल्कुल यही एपी है, बट आगे बात पढ़ते हैं तो आपको और डिफरेंस समझ में आएगा। द सेट ऑफ नंबर्स शुड हैव अ डेफिनेट लॉजिकल रूल अकॉर्डिंग टू व्हिच दे आर अरेंज। सर फिर एपी की बात चल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बोला है कि जितने भी आप सेट ऑफ नंबर्स देखते हैं वो एक डेफिनेट लॉजिकल रूल से चल रहे होते हैं। ठीक है, आपने कहा सर यही तो एपी पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर भी यही बात बोली जाती है कि डेफिनेट है, लॉजिकल है। बात सही है। चलो तीसरी बात पढ़ लेते हैं। इट नीड नॉट बी अ मैथमेटिकल फॉर्मूला बट इट शुड बी अ लॉजिकल। बस यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यहां पर हम लॉजिकल रूल की बात करते हैं, हम यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात नहीं करते हैं, हम मैथमेटिकल चीज की बात नहीं करते हैं। अब आप कहोगे सर क्या डिफरेंस है, बात तो सेम ही है, लॉजिकल बात बोलो है मैथमेटिकल। तो इसका एग्जांपल भी इसने इसी के नीचे समझा रखा है, ध्यान से सुनो। ये है 2 4 6 8 10, जिसका मतलब आपको समझ में आता है कि एक इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है जिसका यदि हम nth टर्म निकालना चाहें तो रूल बन जाएगा 2n। अगला देखें 3 5 7 9 11, तो यहां पर बन जाएगा nth फॉर्मूले का रूल 2n + 1। तो सर यही तो होता है एपी में भी, यही पढ़ के आए हैं। बट अब इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2 3 5 7 11। रूल जो है वो है प्राइम नंबर्स। रूल क्या है? प्राइम नंबर्स। अब ये लॉजिकल अटेम्प्ट है। अब आप मुझे 1000 बार आपका जो प्राइम नंबर होता है वो निकाल के बताइए। 1012th पोजीशन पे कौन सा प्राइम नंबर है, निकाल के बताइए। और इसके लिए कोई लॉजिकल फॉर्मूला नहीं है। आप यहां लॉजिक्स की बात करें तो आपको एक एक करके 1012वां जो प्राइम नंबर है वो ढूंढना पड़ेगा। जब आप ऐसा ढूंढेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। कुछ चीजों में आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, कुछ चीजों में आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाता है। बट जब हम बात करते हैं इस प्राइम नंबर की, सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों को किसी को भी समझाना हो तो यही समझाया करो कि प्राइम नंबर्स का आप कोई भी 5 डिजिट का नंबर बोल दो कि भैया 5 डिजिट वाली, मतलब 2000 5000 8000 वाला प्राइम नंबर बताइए, तो कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आज तक कोई ऐसा फॉर्मूला बना नहीं है। तो यहीं से आप समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक लॉजिकल रूल फॉलो करता है, सीक्वेंस एक लॉजिकल रूल फॉलो करता है, जबकि आपका जो प्रोग्रेशन होता है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रूल फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब इसके बीच में एक शब्द और आ जाता है, सीरीज। सर सीरीज में तो सेम ही होती है, बिल्कुल होती है, बट दोनों में, सीक्वेंस और सीरीज में इतना सा डिफरेंस है कि सीक्वेंस के क्वेश्चंस के बीच में यदि आपने जो टर्म्स है मैथमेटिकल टर्म्स, उनके बीच में यदि कॉमा हटा के प्लस लगा दे तो वो एक सीरीज बन जाती है। और यही डिफरेंस यहां पर बोला भी गया है। There is only one difference directly visible between a series and a sequence. The numbers in a series are separated by the plus sign, whereas the numbers in a sequence are separated by commas. तो सीक्वेंस के जो नंबर होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, जबकि सीरीज के जो नंबर्स होते हैं वो एक प्लस से डिफाइंड होते हैं, प्लस से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सीरीज में जो नंबर देखते हो, जैसे 1 + 4 + 7 + 10, ये सब एक लॉजिकल पैटर्न से ही बनते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही बनते हैं। तो सीक्वेंस ही होता है, बट इन सीक्वेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा की जगह हम यहाँ प्लस लगा देते हैं और ये बन जाती है एक सीरीज। जैसे देखो 2 4 6 8, पिछला वाला एग्जांपल 2, 4, 6, 8 था,
3,5,7 और यहाँ प्लस लग गया बस। ठीक है, अब देखो इसमें वो प्राइम नंबर वाली बात नहीं बोली गई क्योंकि सारे सीक्वेंसेस सीरीज के फॉर्म में नहीं आ सकते। क्लियर, क्योंकि इनको भी ऐड करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तो वो प्राइम नंबर में नहीं बनेगा। अ सीरीज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस। देखो आ गया कि आपकी जो सीरीज होगी एक सीक्वेंस पे बेस्ड ही होगी, और अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सेम बात ही बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आ गया। अब मुझे लगता है मैंने जो बात बोली थी उससे आपको किसमें, प्रोग्रेशन में भी बात समझ में आ गई होगी कि देखो progressions are yet another type of number of set which are arranged according to some definite rule। यही वर्ड वहां भी था, डेफिनेट रूल। तो बात सेम ही बोल रहा है कि डेफिनेट रूल की बात चल रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज फिक्स है जिससे आप आगे की टर्म्स निकाल सकते हो। बट द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेशन एंड अ सीक्वेंस, जो मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है, तो देखो यहां बता रहा है इज दैट अ प्रोग्रेशन हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट एन एट टर्म। अभी इस चैप्टर में जितनी बार हम पढ़ेंगे एक एन टर्म का फॉर्मूला बना लेंगे और इस फॉर्मूले से हम कोई सा भी आप सीरीज प्रोग्रेशन दे दो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मेन दिक्कत कहां आ जाती है, सीक्वेंस में। और सीक्वेंस में भी एक ही एग्जांपल नॉर्मली हर टीचर आपको बताएगा कि जब आप प्राइम नंबर्स की बात करते हो तो प्राइम नंबर्स में 1000वां प्राइम नंबर, 1001 प्राइम नंबर निकालना इम्पॉसिबल है। ये तो आप लेके बैठ जाओ, सॉल्व करो, 1000 प्राइम नंबर्स ढूंढो, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर ढूंढो, तो वो आपका 1001 प्राइम नंबर हो जाएगा। बट उतना करना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी आप एपी का कितना भी टर्म बोल दो, आप एक फॉर्मूला होगा उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर। तो यही बात बोली जा रही है कि आपके प्रोग्रेशन के किसी भी एनएट टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, जबकि सीक्वेंस के लिए ऐसा नहीं होता है, उसमें एक लॉजिकल रूल चलता है। एग्जाम्पल भी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर से दिया जाता है ताकि बहुत इजीली बच्चों को समझ में आ जाए। Which does not have a formula to associated with it। क्या बोल रहा है कि आपके प्राइम नंबर के लिए कोई भी नंबर निकालने का, कोई भी टर्म निकालने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। ये लॉजिकल पैटर्न है, यहां पर इस तरह से आ जाता है। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये है आपकी तीनों टर्म्स जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, प्रोग्रेशन, सीरीज और सीक्वेंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें और छोटी छोटी बातें जो बता रखी है वो क्या। प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद, वही वाली सारी बातें हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहां पर एक चीज जो बात आपको याद रखनी चाहिए, इट कैन बी कंक्लूड दैट ऑल सीरीज आर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो सीरीज की बात थी, जो अभी हमने पढ़ के भी आए, वही वाली बात याद रखना कि सीरीज में जो टर्म्स होती हैं वो सीक्वेंस बेस्ड ही होती हैं, सीक्वेंस की तरह ही होती हैं, बस वहां कॉमा हटा के प्लस लगा दिया जाता है। पर सारे सीक्वेंस आप सीरीज में नहीं डाल सकते क्योंकि सीरीज के लिए भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब यदि आप प्राइम नंबर्स को सम करने बैठ जाएंगे तो आप नहीं निकाल सकते। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। और ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस। देखो सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होंगे, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल रूल लग रहा है, सीक्वेंसेस में भी लगता है पर सारे सीक्वेंस में नहीं लगता। तो ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, बट ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स, बार बार एक ही एग्जांपल दिया जाता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अब मुझे लगता है कि इस 5 मिनट की स्टार्टिंग वीडियो में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सीक्वेंस और सीरीज में, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, और जब भी कोई आपसे पूछे तो क्या एग्जांपल देना है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो रट लो। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं अपने इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहां पर एक और चीज आपको डिटेल से समझा रहा है कि प्रोग्रेशन अकेला एपी नहीं है। यदि आप इस साल पढ़ रहे हो तो एपी एपी करके आप सोचो आ रहा है प्रोग्रेशन पढ़ लिया। क्या बोल रहा है, those sequence which whose terms follow certain patterns are called progression। Generally there are 3 types of progression, arithmetic progression जिसको आप AP बोलते हो, GP geometrical progression, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP, GP, HP। और इस चैप्टर में यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ AP पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? AP। हम सिर्फ AP के बारे में बात करेंगे, बाकी ये सब आप 11th 12th में पढ़ते हो, अच्छे से डिटेल आती है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये जीपी है। और एपी जैसे आपकी है 1, 4, 7, 10, 13, 16, ऐसी कोई भी एपी है तो इसका एचपी क्या हो जाएगा, 1/4, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, ये एचपी कहलाती है। एपी का रेसिप्रोकल फॉर्म जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, एचपी कहलाता है। हालांकि आप 11th 12th में इस चीज को और डिटेल से
पढ़ेंगे। ठीक है, सबके फॉर्मूले होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने और आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में हमें एपी पढ़ना है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, यदि हम डिटेल से अच्छे से पढ़ें तो सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म, दो टर्म्स के बीच में, प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है इज ऑलवेज सेम, वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। इसको हम किससे दिखाते हैं, डी से। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसा होना चाहिए, टी एन। ठीक है, टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, कॉन्स्टेंट फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू एन, मतलब एन की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हो। क्लियर, चलो अब इसकी बात यहां कर लेते हैं। जैसे ये देखो, दो टर्म्स हैं, कंटिन्यूअस टर्म्स हैं। अब इसमें इस वाली टर्म में से देखो, हमेशा जो बात बोली जाती है ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुना करो। यहां पर बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म, तो आपको 3 में से 2 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 1। 4 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 1। 5 में से 4 को माइनस कर दो तो 1। 6 में से 5 को माइनस कर दो तो 1। यहां पर हर बार नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, और यदि ये सेम आता है तो आप इसको क्या बोलते हो, एपी बोलते हो। इसका कॉमन डिफरेंस है 1। यहां देखो, -90 -100 कितने से क्या हो रहा होगा चेंज, अब आप बताओ। तो यहां पर -100 कर आप क्या करोगे, -100 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा -10। तो यहां पर -90 में जब आप -10 करते हो तो अगली टर्म आ जाती है, फिर इसमें देखो -10 करते ही 100 से 110, फिर -10 करते ही 120, और ऐसे चलता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, -10। तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो हमें आ गया। बातों में हमने ये भी सीख लिया कि एपी कैसे चूज होती है, एपी कैसे बनती है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। हालांकि इसको हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो ये भी है कि सर क्या हमेशा इस तरह से होल नंबर्स में आएगी, या नेचुरल नंबर्स में आएगी, या इंटीजर्स में आएगी, नहीं, फ्रैक्शंस में भी आ सकती है। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में भी आ सकती है, रैशनल नंबर में भी आ सकती है, वहां भी आपको सॉल्व करना होगा। 1 1/2 1 सॉरी, एक साथ है 1 1/2 1 3/2 2, और इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम कॉमन डिफरेंस देखें तो हाफ का कॉमन डिफरेंस है। इससे एक और चीज क्लियर हो गई कि कॉमन डिफरेंस डी जो होता है हमेशा होल नंबर में या इंटीजर फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, या रैशनल नंबर भी आप उसको कह सकते हैं। लास्ट 5 5 5 5, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम नंबर यदि लिखा हुआ है 5 5 5 5 7 7 7 7 -7 -7 -7 या -10 -10 -10, तो क्या सर ये एपी होगा? तो ये भी एपी होगा बच्चों, ध्यान से देखो। एंड एपी विद कॉमन डिफरेंस 0, क्योंकि हमने जब कॉमन डिफरेंस डी की बात करते हैं तो क्या बोला गया है कि आपका जो डी है वो कुछ भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, आपके लिए यहां पर क्या आ जाता है, रियल नंबर होना चाहिए बस। डी इज इक्वल्स डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी एक रियल नंबर आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, और उसके बिहाफ पर आप कोई भी एक सीरीज बना सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं, प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो यहां पर जब हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारा कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो डी जो है 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको जो बेसिक डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम एपी पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें सब बेसिकली एपी पढ़नी पड़ेगी कि एपी क्या होती है, एपी में कैसा होता है। तो ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं एपी की, तो एपी क्या है आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6, और ऐसे करते करते चल रही है एक सीरीज। इसमें A1 क्या है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इस A2 को क्या बोला जाता है, सेकेंड टर्म। इस A3 को क्या बोला जाएगा, थर्ड टर्म। A4 को फोर्थ टर्म, और ऐसे ही आगे फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आ जाती है, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सर ये तो हो गई एपी की टर्म्स की बात। अब ये लिखी कैसे जाएंगी, तो यहां पर देखो बच्चा, किसी भी एपी को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। एपी कहीं से तो स्टार्ट होगी, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हो,
तो आप 20वीं सीडी की भी बात करो तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सीडी की बात करनी पड़ेगी ना, फर्स्ट ईयर की। तो वहां पर भी एपी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है एक ए और एक होता है डी। यदि आपको इन दो के बारे में पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कितनी भी बड़ी प्रोग्रेशन बना सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, ए और डी, और आपको पहले इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि व्हाट इज ए व्हाट इज डी। तो ए जो है, ए हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को। किसी भी एपी को स्टार्ट जब आप करोगे 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन, तो इसमें ये जो A1 है यही आपका फर्स्ट टर्म है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और अभी जैसे हमने बात करी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाएगा, यदि 4 - 1 किया जाएगा तो जो 3 आएगा, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस डी। तो ये भी हमारा पता लग गया है ना। तो एपी के लिए दो चीजें चाहिए, क्या क्या, ए एंड डी। यदि आप ए और डी की बात करते हो तो ए और डी के हिसाब से आप इन सारी चीजों को निकाल सकते हो। उसके बाद इसमें कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे बन जाएगा। अब लॉजिकली बच्चा मेरे से एक बार पूछ ही सकता है कि सर आपने बात बोली सही है, पर इनमें अब मेरे को मान लो 1000 भी टर्म निकालने जो आप प्राइम नंबर में इम्पॉसिबल बोल रहे थे, यहां कैसे निकालूंगा। तो बच्चा ध्यान से सुनो, अब लॉजिकली हम इसको फॉर्मूले से जमाते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब आपको मैंने जो बात बोली थी उसके भी यहाँ पर आप एक मुझे बात बताओ, A1 क्या है आपका, A है, और D क्या होता है, D होता है आप जब A2 में से A1 को घटाएंगे, हाँ है ना, यही होता है ना। D आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाना, किसी भी टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को घटाना पड़ेगा। मतलब यदि हमें D निकालना है तो पहली बात तो D कैसे होगा, A2 - A1 या फिर A3 - A1, A1 या A2, A2 है ना, हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करते हैं। तो A3 - A2 या A4 - A3 या A5 - A4, हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात की जाती है। क्लियर। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि A3, A1 ये सब कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इस हिसाब से यदि मैं बाकी सारी चीजें हटा दूं तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि यदि मुझे A2 लिखना है तो अब क्या करना होगा। मैथ सिंपल सी कहती है कि यदि A2 चाहिए तो A1 को उधर भेज दो। तो अब मैं इसको ऐसे लिखा हूं, A2 = A प्लस D हो जाएगा, या A1 + D कह लो। फिर अगली स्टेप में आप A1 की वैल्यू A डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, A + D, है ना, यही होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं। अब इसी बिहाफ पर यदि हम A3 की बात करेंगे, सर A3 क्या होगा फिर, तो अभी हमने बात करी कि आप वापस से D की बात कर लो। A3 की बात करनी है तो आप D की बात करो। D की बात क्या होती है, A3 - A2, यही होता है, यही होता है। तो इस हिसाब से यदि मुझे A3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 को इधर करना पड़ेगा, तो A2 + D हो जाएगा। विच मीन्स A2 की वैल्यू क्या डालोगे, A + D, क्योंकि अभी आपने निकाली A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू क्या है, A + D, और प्लस D कर दो। तो A3 कितना हो जाएगा आपका, A + 2D। और इस बिहाफ पर मुझे एक बात आप बहुत ध्यान से बताओ, सोच समझ के अच्छे से। आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर देखना आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या। A1 की बात करी तो A आ गया, A2 की बात करी तो A + D आ गया, A3 की बात करी तो A + 2D आ गया। यदि मैं इस बिहाफ पर आपसे बिना सॉल्व करवाए A4 पूछ लूं तो कितने बच्चे हैं जो ये बता सकते हैं कि मेरा A4 क्या होगा। ध्यान से देखो, यदि आप इसको देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अब आपका A4 क्या होगा। हर बार A तो आ ही रहा है तो A तो आएगा, और D की वैल्यू जो टर्म्स है उससे एक कम है। यदि हम A1 की बात करें तो 0D होना चाहिए था, A2 के केस में 1D आ गया, A3 के केस में 2D आ गया, तो A4 के केस में क्या आएगा, 3D आएगा, है ना, है ना। तो यहां से हमें लॉजिक पकड़ में आ गया। अब यदि कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर A1000 बताओ मुझे तो इसकी AP का, तो इसका क्या होगा, A + 999D, यस और नो। इसलिए AP आपके सीक्वेंस से अलग हो जाता है क्योंकि यहां लॉजिकल पैटर्न बन रहा है। अब आप इसी सीरीज की बात कर लो, 1, 4, 7, 10, 13, 16,
इस सीरीज में यदि आपको A1000 पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि 4 माइनस 1 करने पर D तो आपका 3 आ गया, A आपका 1 है, तो A पता है, D पता है, वैल्यू डालो, A1000 निकाल लो। समझ में आया लॉजिक? तो यहां से हम लॉजिक पकड़ते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। यदि हमें किसी भी एपी के क्वेश्चन में A दिया है, D दिया है, तो अब वो कुछ ना कुछ टर्म पूछेगा। टर्म पूछने के लिए n तो देना ही पड़ेगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ टर्म, तो वो हमें देगा। अब ये A4 के लिए पूछ रही तो रहा है A4 बताओ, तो इसका मतलब ये जो 4 लिखा है यही तो n हुआ ना बच्चा। यदि A3 पूछ रहा है तो यही तो n हुआ। A1000 में n क्या हुआ? वही तो पोजीशन हुई जो वो पूछ रहा है। उसका सम पूछे या उसकी पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर पूछे, तो A में 1000 पूछा मतलब A1000 पोजीशन पर इस AP के क्या लिखा होगा, तो पोजीशन तो बता दी उसने कि 1000 पोजीशन पे पूछ रहा हूं मैं, और 1000 पोजीशन पे पूछ रहा हूं, तो इसी को हम n कहते हैं। जो पोजीशन, जिस इस वाले को आप 1 कहते हो, इस वाली पोजीशन को आप 2, इस वाली पोजीशन को 3, तो कोई आपसे पूछे कि थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा है, तो आप क्या बोलोगे 7, फोर्थ पोजीशन पे 10, फिफ्थ पोजीशन पे 13। अब ऐसे आपसे 1000 पोजीशन पे पूछ लिया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में? तो ये है आपकी एपी, और यहां से हम एपी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूं तो ध्यान से देखो, जब आप A5 की बात करते हो, यदि किसी क्वेश्चन में आपसे A5 पूछा गया है तो बाकी डिटेल्स अलग हैं, बट उसमें n आपको 5 दिया गया है। अब ये 5 क्या है? 1 2 3 4 5। वो जानना चाहता है कोई एक एपी चल रही है, उसके इस पोजीशन पे क्या लिखाई में आएगा, बता दो। बात समझ में आई कि इस पोजीशन पे क्या लिखाई में आएगा, आप ये बता दो बस हमें। तो क्लियर? चलो, तो अब मेरे को लगता है हर बच्चे को एपी से रिलेटेड एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ए क्या होता है। ए बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म को, डी बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस को, और एन जो होता है हमारा पोजीशन ऑफ टर्म होती है। पोजीशन ऑफ टर्म होती है, कहां वो लिखी जाएगी, कौन से पोजीशन पे लिखी जाएगी, 1000, 10, 1, 0, 5, 8, 9, जो भी पूछ ले आपसे। ठीक है, अब एपी से रिलेटेड यही 3 टर्म्स यदि आपको समझ में आ जाती हैं तो बच्चों आपका चैप्टर तो हो गया, क्योंकि बेसिक जिसने पकड़ लिया पूरे चैप्टर का, उसके बाद तो वैल्यू प्लेस करनी है। किसी भी चैप्टर में यदि आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो उसके बाद तो आपको वैल्यू प्लेस करनी है। अब वही चीजें करते हैं। चलो, तो यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी। अच्छा, ये तीनों एपी में है, और यदि कभी आपको इस ऑर्डर में दे तो इसका मतलब यही ऑर्डर है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सर अभी तक तो हमने x की वैल्यू के हिसाब से तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है बच्चों, यदि ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, हाँ या ना? यही बात होती है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी एपी में होते हैं। तो लॉजिकली वो ये कहना चाहता है कि यदि मैं डी निकालना चाहूं तो मुझे A2 में से A1 को घटाना होगा, है ना? और लॉजिकली यही आंसर, जब मैं A2 को A1 में से घटाऊंगा तो जो आंसर आएगा वही A3 में से जब मैं A2 को घटाऊंगा। याद रखना, कंटिन्यूअस की बात होती है। 3 में से 2 को घटाना, 3 में से 1 को घटाने मत पहुंच जाना। 3 में से 2 को घटाना है, 4 में से 3 को घटाना है। तो यहां पर जो मैं A2 में से A1 को घटाऊंगा और A3 में से A2 को घटाऊंगा, ये दोनों बातें सेम आनी चाहिए, यही मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और यहां से मेरा सवाल स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मैं वैल्यू डालता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 3x माइनस इसकी वैल्यू आएगी x + 1, और ये बराबर हो जाएगा 4x + 2 माइनस 3x के। बस अब आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x + 2 माइनस 3x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ जब आप देखोगे तो 4x माइनस 3x मतलब x + 2। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप x को इधर लिए तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब बच्चा कहेगा सर सही आया कि नहीं आया, चेक करवा दो। कर लो, x की वैल्यू 3 यहाँ डाल दो तो A1 जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4। A2 की वैल्यू 3 × 3 9, और
3 की वैल्यू, 3 4 जा 12 और तो इस हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो एपी हो गई। बस यही करना है बच्चों, आपका चैप्टर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और पढ़ना है, उससे nth टर्म निकालना हम सीख लेंगे। तो अगले इस वीडियो और इसके अगले वीडियो में, दोनों वीडियोस में हम सारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बुक में हैं सारे सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब मुझे इस सवाल को नहीं करवाना है, इसको आपको करना है। कॉमन डिफरेंस डी की बात कर रहा है कि डी निकालो, तो डी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, ये सब बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये सब बराबर होने चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको हर टर्म को घटाना होगा और आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। a2 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू आपका 10 माइनस 7। अब सबको देख लो घटा के, 3 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3, और ऐसे बाकी भी निकाल सकते हो आप, तो सारे आ जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है चेक दिस इज अ एपी और नॉट, चेक दिस इज एपी और नॉट। करना क्या है, यही काम करना है। हाँ, कॉमन डिफरेंस पूछे तो भी यही करना है, और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि गिवन सीरीज या सीक्वेंस जो बोल दिया गया है क्या ये एक एपी है, तो इसके लिए आपको बस यही काम करना है। दोनों क्वेश्चंस के केस में कॉमन डिफरेंस पूछे तो भी यही, और ये चेक करवा रहा हो तो भी ये। यदि ये सब जगह 3 3 3 आ रहा है, और अच्छा इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जितने नंबर दिए सब में ट्राई करना। ये ऐसा नहीं है कि मैंने तो 10 तक छोड़ दिया, आपको इसको a5 माइनस a4 और a6 माइनस a5 ये सारे करने, जितने नंबर पोजीशंस आपको दी हैं वो सारी करनी है। यदि सब जगह सीक्वेंस सेम रहता है आपका, सॉरी सीक्वेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है सब जगह, तो फिर ये आपका आंसर सेम हो जाएगा, ये एपी हो जाएगी। यदि किसी एक भी जगह ये चेंज हुआ तो फिर वो एपी नहीं रहेगा। क्लियर, ये बात समझ लेना। क्लियर, तो चलो उम्मीद कर रहा हूं अब ऐसे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। अब सवाल लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, बाकी दिया वही है जो हमें चाहिए। उसने हमसे फर्स्ट टर्म मतलब ए के बारे में दिया है कि ए 10 है, और जो डी है वो हमारा 5 है। ए हमारा 10 है, डी हमारा 5 है, और उसने हमसे पूछा है फाइंड द एपी। एपी मतलब सारी चीजें निकालो, a1 a2 a3 a4 a5, बस इतना निकाल दो काफी है। हाँ है ना, इतना निकाल दो, 4-5 के बाद तो आपको समझ में आ ही जाता है। तो अब हमें एक एक करके निकालना है। तो a1 तो होता है a के बराबर, तो विच इज 10। a2 जो होता है वो हमारा a प्लस डी होता है, जो हमने लॉजिकली पढ़ा है, तो उस हिसाब से डाल दो। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। a3 जो होता है हमारा वो होता है a प्लस 2d। अब इतना तो हमने जनरली समझ लिया है कि जितने भी बार वो जैसे 16th पोजीशन पूछे तो a प्लस 15d होना चाहिए। एक n कम करना है, d एक कम हो जाता है। बेसिक बात आपको ये बात ध्यान रखनी है। यदि मैं 1000 भी टर्म पूछ रहा हूं आपसे तो a प्लस 999d आंसर हो जाएगा। वैल्यू डालो, आंसर निकल आएगा। अब आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, a 67 बताओ, तो a प्लस 66d खत्म। तो इस हिसाब से मैं लॉजिक लगाता हूं, तो यहाँ पर डलेगा आपका 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5, कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 बिकम्स 20। तो अब इस बिहाफ पर a4 पूछ लिया गया आपसे, तो a4 क्या होगा a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 5 बिकम 10 प्लस 15 बिकम 25। तो अब मुझे लगता है एपी बन गई है। 5 10 15 20, अगली टर्म मुझे निकालने तक की जरूरत नहीं है, 25 ही आएगी, एंड सो ऑन। समझ में आया कि एपी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ना आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अच्छा, कई बार सवालों में ऐसा भी तो हो सकता है ए और डी ना दे, या ए और डी की जगह बोल दे कि थर्ड टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, फिर क्या करेंगे। चलो, तो ऐसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आ गया, वाह, जिसकी बात करी वही क्वेश्चन आ गया कि थर्ड टर्म 16 दे रखा है और फिफ्थ टर्म आपको दे रखा है 12। सॉरी, determine the AP whose third term is 16 and the difference of the fifth term and seventh term is 12। अब थोड़ा सा एडवांस कर दिया, पर यदि हम इसमें दिमाग चलाएं तो हमारा तो सारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो।
जब हमसे बात करता है थर्ड टर्म की, तो जब हमें थर्ड टर्म बोलता है तो A3 बोल रहा है, A3 16 है ना, A3 16 है। और यदि मैं आपसे फॉर्मूला वाइज पूछूं तो इस 16 की वैल्यू A और D के टर्म्स में क्या हो जाएगी, A प्लस 2D। थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो एक कम, ये तो आ गया, तो एक टर्म तो बन गई। अब दूसरी क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवन टर्म, यदि फिफ्थ टर्म को सेवन टर्म में से घटाया जाए, मतलब 7 ऊपर है 5 नीचे है, तो वो कह रहा है कि यदि A7 माइनस A5 किया जाता है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 12। अब ये तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा, पर यदि हम अपना लॉजिक लगाएं तो A7 हो जाता है हमारा A प्लस 6D, और इसमें से हम माइनस कर देंगे A5 मतलब A प्लस 4D, और इस तरह से 12 निकल के आ जाता है ना। बेसिकली हमें आपका 7 टर्म और 5 टर्म निकलना आ गया। यदि हमने ये दोनों चीजें नहीं निकाली तो ये सवाल नहीं बनेगा। तो आगे से हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि A8 बोला जाए तो डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि A प्लस 7D। तो वैसे ही A7 की बात की जा रही है तो A प्लस 6D, और A5 की बात की जा रही है तो A प्लस 4D, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर 12 आता है। तो फॉर्म सॉल्व कर दीजिए, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D विच इज इक्वल टू 12। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2D की वैल्यू 12 आ जाएगी, वहां से D की वैल्यू 6 आ जाएगी। और जब आप ऐसा करोगे, D की वैल्यू 6 ले आओगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, D आ गया, क्या हम इसमें D डाल सकते हैं? D इसमें रख सकते हैं क्योंकि AP तो सेम ही है, तो D तो सेम ही रहेगा। तो इस हिसाब से यदि हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6। सॉल्व कीजिए इसको, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, यहां से A की वैल्यू आपकी डायरेक्ट 4 निकल के आ जाती है। तो AP की दो बेसिक इंफॉर्मेशंस जो हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई कि A4 है और D6 है, A4 है D6 है। अब आप दुनिया का कोई सवाल पूछो, कोई पोजीशन पे पूछो इस AP का, मैं सारे बता दूंगा। अब उसने क्या कहा है, डिटरमाइन द AP, तो AP निकाल देंगे, लगाओ लॉजिक। अब आप जाओ A1 पे, दैट इज 4, A2 4 प्लस 6। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है बार बार, 4 प्लस 6 इंटू 2, A4 4 प्लस 6 इंटू 3, A5 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू 4। सिंप्लीफाई करते ही 4 10 16 22 28, और अब मुझे AP दिख रही है कि AP क्या है, 4 10 16 22 28, और अब मुझे लगता है बच्चों को D समझ में आ गया, तो वो तो अगली टर्म्स भी निकाल सकते हैं, 34 40 एंड सो ऑन। यही AP के बेसिक इंफॉर्मेशंस को यदि तरीके से समझ जाए बच्चा तो यही चमत्कार है। अब आप पूछते जाओ, हम निकालते जाएंगे, है ना। जितना पूछोगे, जितनी पोजीशन पूछोगे सारी निकाल देंगे हम, क्योंकि बेसिक दो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। n तो क्या है, n तो पोजीशन है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन, वो तो आप बताओगे ही क्वेश्चन में, वो तो आप हमें दोगे ही। पर क्या हो यदि वो पोजीशन ही ना दे, तो वो पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर दे दे, तो क्या हो वो ये बोल दे कि उस सीरीज में माइनस 34 है, उस सीरीज में 34 है, उस सीरीज में 34 है, 34 किस पोजीशन पर आएगा, पोजीशन ही गायब कर दी कि 34 है, पर आपको हमें बताना है कि ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो ध्यान रखना, ऐसे भी सवाल आते हैं, और भी कई तरह के ट्रिकी सवाल होंगे, तो वो सारे भी हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अरे वाह, जो भी हम बात करें सवाल आए जा रहा है, वही सवाल आ रहा है। अभी हमने बात करी थी कि 40 दे दे कि भैया सीरीज में 40 है, सीरीज में हमारे AP में 41 पोजीशन पर लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ पोजीशन कौन सी होगी। तो क्या करना है सर, बिल्कुल वही सवाल सीखते हैं बाद। यदि आपको इस सीक्वेंस या सीक्वेंस की जगह AP भी लिख दें कि इस AP में, अच्छा सीक्वेंस है कि AP है, चेक कर लो, 72 70 में से 2 गया तो 72 गया तो -2 सर चल रहा तो सही है, तो इसका मतलब, और इस -2 के हिसाब से ये सारे इवन नंबर है, तो ये 40 भी इवन नंबर है। 39 दे देता तो हम बात ही नहीं करते, 39 दे देता तो हम बात ही नहीं करते। हालांकि ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी देखेंगे, पर अभी हमसे पूछा गया कि 40 की पोजीशन बतानी है आपको, बता देते हैं भैया, क्या दिक्कत है। मुझे A दिख रहा है,
कि ए मेरा 72 है। डी मैंने अभी आपको बताया कि 70 में से 72 को माइनस करना। बच्चा यही गलती करता है, सर 72 माइनस 70 होगा ना। ये मैथ्स का हायर वर्जन है बच्चों। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जो लॉजिक आपको बोला गया वही अप्लाई करना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो 70 माइनस 72 होगा, विच मीन्स डी इज -2। ठीक है, तो ए पता है, डी पता है। अब उसने कहा 40 भी है, मतलब यदि मैं कोई ए एन सॉल्व करने बैठता तो मुझे इस पोजीशन पे 40 लिखा हुआ मिलता, और इसको लिखने के लिए मुझे सामने क्या चाहिए था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर ये क्या झमेला है, तो देखो ध्यान से बेटा, a4 के लिए आप यही तो लिखते हो a प्लस 3d, हाँ या ना। अब ये कैसे, 4 से ये 3 कैसे बना, तो ध्यान से देखो 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 3, तो उसको सॉल्व करोगे तो a4 आ गया। और देख लो a5 आप समझते हो, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यही तो लिखते हैं a प्लस 4d। अब ये इसी तो फॉर्मूले से निकला है, सिंपल। n की वैल्यू यहां पर 5 दे दी है, तो 5 डाल दो, 5 माइनस 1 कितना हो जाता है 4। तो लॉजिकली हम फॉर्मूला डायरेक्ट बना चुके हैं, अब हमें सिर्फ उसको अप्लाई करना है। कर देते हैं, डरना किस बात का, कर दिया है, अब तो अप्लाई करना ही तो है। चलो तो देखते हैं। तो ए एन के हिसाब से वो हमें कह रहा है कि ए एन की जगह तो 40 आएगा सर, ठीक है। ए की जगह आपको 72 रखना है, ठीक है, रख देंगे। एन ही तो निकालना है, तो एन की जगह तो कुछ नहीं रख सकते, और डी की वैल्यू आपको 2 नहीं रखनी, -2 रखनी है। यही बात दिमाग में रख लीजिए, रख लिया। सॉल्व कर देंगे, 72 को इधर भेजा तो 40 माइनस 72, ठीक है। 40 माइनस 72 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। अच्छा, ये ध्यान रखना, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आपको इस -2 को ब्रैकेट में रखना है। यदि आपने इस -2 को ब्रैकेट में नहीं रखा तो ये -2 उठ के इधर आ जाएगा और +2 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस यदि इस तरह से कभी फॉर्मूले में लिखते हो और वो कुछ अलग साइन है, प्लस होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में होता है। पर यदि माइनस में है तो ये बात ध्यान रखना कि आपको इसमें ब्रैकेट अप्लाई कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि ये दिख जाएगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अदरवाइज बच्चा यहाँ पर मैथ्स में भी कंफ्यूज हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो तो 40 माइनस 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32। इसकी वैल्यू n माइनस 1 इंटू -2 है। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, -32 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 1 कटा, 16। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करने जाते हो 16 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इस हिसाब से n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 17। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 17। और बच्चे का सवाल यदि ये आ रहा है कि सर चेक करके बताओ, तो बिल्कुल कर देते हैं। 72 प्लस कितना, 17 पूछा है तो 16 इंटू -2 कर दीजिए, 72 माइनस 32 विच इज इक्वल्स टू 40 आ गया। यही चाहिए था, तो चेक भी हो गया। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है यदि आपको चेक करना आता है तो कि हाँ मैंने जो सवाल करा वो सही हो रहा है। और ये बात ध्यान रखना, जब भी आप चेक करें तो प्लीज अपना दिमाग खुला रखें। दिमाग खुला रखने का मतलब क्या होता है बच्चा, कई बार आप जो गलत कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना, उसी को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, तो आपको कभी गलती मिलती भी नहीं है। तो ध्यान रखना कि जब आप चेक कर रहे हो तब आपका दिमाग खुला हुआ हो, आप एक ही तरह से नहीं सोच रहे हो सिंपल कि नहीं यार 5 इंटू 4 तो 25 होता है। यदि आप दिमाग में ये बात बार बार घुमाओगे कि 5 इंटू 4 25 होता है, तो फिर आप गलत करके बैठे हुए हो और फिर उसी गलत कैलकुलेशन के कारण आपका आंसर भी गलत आ रहा होगा, क्योंकि 5 4 20 होता है। तो हमेशा दिमाग खुला रख के ही चेक किया जाता है। ठीक है, सवाल करते टाइम यदि आप खुला रख लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर चेक करते टाइम भी हमें, जब हम प्रिकॉशन ले रहे हैं तब हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रिकॉशन के टाइम पर भी हम अपना दिमाग बहुत सही तरीके से यूज करें। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इज 184, जो मैंने बोला था। देखो आज हम जो बोल रहे हैं वो अगला अगला क्वेश्चन आता जा रहा है, और कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आप तो पीडीएफ देखकर आए हो, पीपीटी देखकर आए हो, इसलिए आपको पता होगा। बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने तो एक पीपीटी देखी भी नहीं ढंग से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, भले नंबर डिजिट्स अलग अलग हो, बट एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी के पैटर्न है। और कहीं ना कहीं हमने ये बात करी थी पीपीटी बनाने वाले से कि बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस डालना। तो जो हम बोलते जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। चलो देखते हैं। अब वो कह रहा है इज 184 इज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस या एपी। पहले तो एपी की बात कर लेते कि एपी है नहीं, तो 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 3 11 माइनस 7 4, तो बिल्कुल डी सेम है, तो आ गया।
तो ये तो एपी है। अब उसने बोल दिया कि 184 को चेक करके बताओ कि 184 इसका हिस्सा है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अब पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, 184 इसका हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक किया जाएगा। 184 यदि सीरीज में आता होगा, देखो 1 4 7 10, क्या इसमें 6 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 6 आ सकता है। बट 6 को यदि आप देखने जाओगे तो इसका जो n होगा ना, वो बिलोंग कर रहा होगा आपका रैशनल नंबर से। किससे? रैशनल नंबर से, q से बिलोंग कर रहा होगा। जबकि हमारा जो n है वो आपको बोल दिया गया था कि ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। यही बोला गया था कि हमारा जो पोजीशन होती है वो नेचुरल नंबर से होती है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के बाद सेकंड पोजीशन आती है, डेढ़ पोजीशन नहीं आती कि फर्स्ट एंड हाफ पोजीशन, है ना, एसटी लगा दो, 1.5 पोजीशन, ऐसी कोई पोजीशन थोड़ी होती है, 1 होती है, सेकंड होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डेढ़ पोजीशन, ढाई पोजीशन, ये थोड़ी होती है। तो इसका मतलब यदि 6 आपके इस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा तो जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो उसका जो n है, स्मॉल n, वो एक्चुअली इंटीजर नहीं आएगा, वो आपका कहीं ना कहीं कहां पहुंच जाएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। और बस वहीं से हमें पता लग जाएगा कि वो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उस एपी का हिस्सा है या नहीं है। तो यहां पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इस हिसाब से, इस एपी के हिसाब से, क्योंकि एपी तो हम चेक कर चुके हैं, तो ए जो है हमारा 3 है, और यदि हम डी की बात करें तो 7 - 3 मतलब 4 है। चेक करना है तो ए एन जो उसने हमें दिया है वो 184 चेक करना है। तो ये इसका हिस्सा मान लेते हैं कि वो इसका हिस्सा है। और जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि ए एन जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 into d। लगा दो, ए एन के हिसाब से आप वैल्यू डालोगे, 184 = a की वैल्यू 3 + n - 1, यही तो निकालना है, और d की वैल्यू आ गई 4। तो अब आप इसको लाओगे इधर तो सॉल्व करोगे तो 181 हो जाएगा, n - 1 into 4। वैसे तो मुझे यहीं से दिख रहा है और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जब 4 इससे डिवाइड होने आएगा तो n - 1 की जो वैल्यू है वो 181 / 4 होगी, विच इज नॉट अ होल नंबर, या हम क्या कह लें, नेचुरल नंबर तो नहीं है। जब नहीं है तो फिर बात बन ही नहीं सकती। बट फिर भी यदि आपको पूरा सॉल्व करना है तो कीजिए, इसको 4 की टेबल से इसको कट कीजिए तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 0.25 आएगा, और यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 46.25, which is not belongs to natural number. So 184 is not a part of given AP. गिवन एपी का वो हिस्सा नहीं है। खत्म होगी बात। समझ में आया लॉजिक कि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बार बार आप क्या लिख रहे हो, ये ई वाला साइन क्या बना रहे हो। इसको मैथ्स के टर्म्स में कहते हैं बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब ये इसका हिस्सा है या नहीं है, या ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहां पर यदि आप बिलोंग्स टू लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, और यदि बिलोंग्स टू नॉट वाला साइन है तो वो ऐसे काट देना। क्लियर? चलो, अगला और नेगेटिव टर्म वाला। वैसे तो मैं बोलना चाहता था पर अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला, नहीं तो बच्चे बोलते सर आपको तो पता है सब कुछ। नहीं, अब यहां पर क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या पूछ रहा है आपसे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस की फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इस सीक्वेंस का, इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। अच्छा, इसमें बार बार सीक्वेंस बोल रहा है और मैं बार बार इसको काट के एपी करता हूं। फिर एक चीज और होती है कि मैं चेक भी करवाता हूं कि इसको इसमें से करो, तो आपका डी जो है वो यहां पर 3/4 आएगा माइनस का, यहां घटाओगे तो भी माइनस का 3/4 आएगा, और यहां घटाओगे तो भी माइनस का 3/4 ही आएगा। तो डी तो हर बार यही आ रहा है, तो ये सीक्वेंस तो है बट एपी भी है। अच्छा, मैंने बोल दिया था कि एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी बट एवरी एपी इज एन सीक्वेंस। तो यदि वो एपी के लिए सीक्वेंस वर्ड यूज कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? चलो, तो हमसे बोल दिया गया है कि डी आपको निकाल लिया है -3/4। चलिए, ए जो है आपने निकाल दिया है 20। अब आपसे पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी? अब बच्चे का देखो सर -1 लगा के चेक करो।
बिल्कुल लगा लेंगे बेटा -1, पर मान लो उस सीरीज का हिस्सा ही नहीं हुआ, उस एपी का हिस्सा ही नहीं हुआ -1, तो एक बच्चे का पीछे से जवाब आता है फिर कि सर -2 ले लो या -0.5 ले लो, क्योंकि एक्चुअली ये तो वैसे भी रैशनल नंबर में चल रहा है, तो 0.5 0.25 भी तो आ सकता है, 1/4 -1/4 -½ या -3/4 ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे? फंस जाओगे, फिर फंसोगे तो फिर पूछोगे। तो अब पूछने से बचने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप नंबर लाइन की बात करते हो तो नंबर लाइन कुछ ऐसी चलती है और यहां कुछ चमत्कार लिखा होता है 0। ये 0 वो बॉर्डर है जिसके राइट साइड आपके सारे प्लस हैं और इसी बॉर्डर के लेफ्ट साइड सारे माइनस है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है बेसिकली, ठीक है। ये बॉर्डर है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर LOC पर लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है, तो यही तो चेक कर लेते हैं क्या 0 आ रहा है, क्या इस सीरीज में 0 आ रहा है। यदि 0 आ रहा होगा तो उसमें एक और टर्म ऐड कर देंगे +1 और वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी। यदि 0 नहीं आया और 0 को चेक करने पर हमारा n जो है वो 45.25 लास्ट क्वेश्चन की तरह आ गया या 46.25 आ गया, तो इसका मतलब ये तो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो 46 वाली जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू के थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो अगली पोजीशन जो एक्चुअली बननी चाहिए वो 47 बननी चाहिए, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। है ना, बात समझ में आ रही है कि हम 0 को क्यों चेक कर रहे हैं। 0 को चेक करने का मेन लॉजिक ये है कि यदि 0 इस सीरीज का हिस्सा हुआ, इस एपी का हिस्सा हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके n में +1 कर देंगे और ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन जाएगी। और यदि 0 इस एपी का हिस्सा नहीं हुआ तो इसकी n की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी पॉइंट्स में, है ना, कि ये 0 इस लाइन का तो हिस्सा नहीं है, बट उससे हमें पता लग जाएगा कि ये 46 और 47 लाइन नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो 46 पोजीशन पर कुछ और लिखा है जो पॉजिटिव होगा, 47 शिफ्ट होके बाउंड्री की तरफ पहुंच गई, बाउंड्री के इधर पहुंच गई और कहां आ गई, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया। चलो तो अब सवाल की बात करते हैं। सवाल में हमें जितनी जानकारियां चाहिए थी वो तो दे दी, अब हमें 0 की पोजीशन चेक करनी है। किसकी पोजीशन चेक करनी है, 0 की। सो लेट 0 बी, अब ये 0 आप ढंग से नंबर की तरफ, 0 बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, दिस एपी, क्लियर। इस एपी का एक पार्ट कर मान लेते हैं। तो अब 0 की पोजीशन, सो है ना, 0 की पोजीशन क्या होगी, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 into d। इस हिसाब से यदि हम जाएं तो an हमारा 0 है, a हमारा कितना है 20, n माइनस 1 हमें निकालना है, जबकि d की वैल्यू कितनी आ गई है -3/4 और ब्रैकेट, क्लियर। चलो तब इसको सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4, सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 20 उधर तो -20 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3/4। अगली मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहती है कि 3/4 उधर चला जाएगा और सॉल्व होके कुछ ऐसा हो जाएगा, 3/4 माइनस का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कुछ बन जाएगा 80/3 और इस हिसाब से n माइनस 1 इधर आएगा। और जब आप ऐसी बात करोगे तो इसमें एक लॉजिकली एक बात समझो, क्या कि मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, तीन का डिविजिबिलिटी रूल तो मुझे याद है, ठीक है, कि क्या है कि जो नंबर्स या डिजिट्स ऊपर लिखे थे उनका सम 3 की टेबल में आना चाहिए, यहाँ तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 26.66 आएगा n-1। तो इसका मतलब यदि 0 की पोजीशन आनी चाहिए थी तो वो आनी चाहिए थी 27.66। अब ये तो होता नहीं है, मैंने आपको बताया था ये 27वीं पोजीशन है, ये 28वीं पोजीशन है और 0 इसके बीच में कहीं लटक रहा है, जो कि इस सीरीज में आ नहीं सकता, सीक्वेंस में या एपी में हमारे आ नहीं सकता, तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता। पर यह बात बताता है कि 0 यहां कहीं है, तो इसके लेफ्ट पार्ट में हमारे पॉजिटिव नंबर रहे होंगे और इसके जस्ट बाद 28th पोजीशन पे पहला नेगेटिव नंबर आ गया होगा। बात समझ में आई। 0 यहां 27 और 28 पोजीशन के बीच में, इसका मतलब 27th पोजीशन तक इवन
पॉजिटिव नंबर चल रहे थे और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट पोजीशन पर हमारा पहला नेगेटिव नंबर आ गया होगा। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे फर्स्ट नेगेटिव नंबर n की वैल्यू 28 डालने पर आ जाएगी। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसने पोजीशन ही पूछी थी। हाँ, वो आपसे पूछ सकता है कि क्या होगी, क्या होने के लिए आप इसमें क्या लगा दोगे। अब आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसके लिए आपको a पता है, n अभी आपने निकाल लिया 28 और d आपको पता है -3/4। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास अपने आप निकल के आ जाएगी पहली नेगेटिव टर्म। हम इसलिए नहीं निकाल रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू नहीं पूछी है। पहली बात ये पूछी गई है सिर्फ कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां एग्जिस्ट करेगी। बाकी देख लो, बाकी सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, 18 हाफ, 17 3/4 और ऐसे चल रही है। तो किसी पोजीशन पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी और वो होगी पोजीशन 28। क्या होगी वैल्यू वो आप निकाल लीजिएगा। क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहां पर हमने आपको मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए जिससे आपको एपी में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आप वहां पे सॉल्व कीजिए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।